हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर हिंदी ए के यूनिट 2 का पार्ट 4, जिसमें हम बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नाटक, उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नाटक के बारे में कि नाटक क्या होता है, नाटक का विकास किस प्रकार हुआ और उसका उद्भव किस प्रकार हुआ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक हिसाब से। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है बिकॉज नाटक का जो बुक में दिया गया है कंटेंट वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, तो उसमें से लगभग मैंने सारे नोट्स निकालने की कोशिश करी है। ठीक है, तो ये यूनिट 2 है, पार्ट 4 है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारा नाटक का स्टार्ट होता है कि हिंदी गद्य में नाटक भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हिंदी साहित्य में नाटक का विकास आधुनिक युग में ही हुआ है। इससे पहले प्राचीन इतिहास में जो भी नाटक मिलते थे वह केवल नाम के नाटक है। ठीक है, तो हिंदी गद्य में जो नाटक है वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दूसरा, अगर आप बात करें कि हिंदी साहित्य में नाटक का विकास आधुनिक युग में हुआ। ठीक है, अगर हम हिंदी साहित्य में नाटक का जो विकास का दौर है वो कब से हुआ, तो वो हुआ है आधुनिक युग में। हिंदी नाटक का विकास आधुनिक युग में हुआ। और इससे पहले इतिहास में जितने भी नाटक रहे हैं, ठीक है, वो केवल नाम के नाटक रहे हैं, उनमें ज़्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, या तो वो नाटक कविताओं के ऊपर रिलेटेड थे या फिर दूसरी चीज़ों के ऊपर। ठीक है, पर वो असली नाटक की तरह नहीं थे, ऐसे जैसे कि आजकल के वर्तमान में आप देख सकते हैं जिनमें रोल प्ले होता है, इस टाइप के नाटक नहीं थे। उसके बाद आता है रवि नरेश विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन नाटक हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम जो नाटक है वो किसने लिखा। तो यहाँ पर राइटर का नाम है रवि नरेश विश्वनाथ सिंह का नाटक का नाम, और नाटक का नाम है आनंद रघुनंदन नाटक। आनंद रघुनंदन नाटक विश्व जो हिंदी का पहला मौलिक नाटक है। ठीक है, जो लगभग 1700 ईस्वी में लिखा गया था। इस नाटक में ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया तथा यह रामलीला पद्धति पर है। ठीक है, तो इस नाटक में अगर हम देखें तो ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया था सिंपल रूप से। दूसरा, ये किसके ऊपर बेस है, ये रामलीला के ऊपर बेसिस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आनंद रघुनंदन है। ठीक है, रघुकुल के नंदन के नाम से राम जी का नाम चलता है। ठीक है, तो वो रामलीला से कनेक्टेड है। उसके बाद आता है कि आधुनिक युग में हिंदी नाटक का संपर्क अंग्रेजों से स्थापित हुआ है। अंग्रेज नाटक कला तथा मनोरंजन में अधिक रुचि रखते थे और नाटक की रचना भी हो चुकी थी। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि जो आधुनिक युग में नाटक है वो किस प्रकार से विकास चालू हुआ। ठीक है, किस प्रकार से लोगों ने सोचा कि हम नाटक का विकास करेंगे। तो ये लोगों ने सोचा जब अंग्रेजों के स्थापित हुए। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो कुछ मनोरंजन की चीज़ें ही नहीं है, तो फिर वो वहाँ से अपने नाटक मनोरंजन की चीज़ें लेके आए। ठीक है, वहाँ से रोल प्ले करने वाले कैरेक्टर्स आए, वहाँ से स्टेज मंगाई गई। ठीक है, सब चीज़ें यहाँ पे लाई गई भारत में और फिर यहाँ पे लाके उन्हें सेट किया गया। तो उसके बाद लोगों ने देखा कि यहाँ पे तो नाटक का विकास हो रहा है, मतलब नाटक हो रहा है। ठीक है, तो एक तरह हिसाब से हमें भी अपने हिंदी नाटक का विकास करना चाहिए। उसके बाद लोगों ने हिंदी नाटक का विकास करना आरंभ किया। नाटक की रचना भी हो चुकी थी। ठीक है, उससे पहले रचना तो हो चुकी थी, बट अगर हम वही दूसरी चीज़ देखें तो वहाँ पर नाटक का विकास नहीं हुआ था। लोग बस नाटक को एक हिसाब से हल्का फुल्का देखते थे। भारत में कई लोगों ने अंग्रेजों ने अपने मनोरंजन के लिए नाटकशालाओं का निर्माण किया, जिसमें शेक्सपियर तथा अन्य नाटककार के अभिनय होता था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या करा, पूरे भारत के अंदर जगह जगह नाटक कंपनियां खुलवाई, नाटकशालाओं का निर्माण किया, जिसमें किस किस चीज़ के नाटक हुआ करते थे, शेक्सपियर और अंग्रेजी नाटककार के नाटक हुआ करते थे। शेक्सपियर के नाटक होते थे जहाँ पे कविताएं बोली जाती थी। ठीक है, हल्का फुल्का रोल प्ले होता था। उसके बाद आता है कि सन 1859 में भरतेंदु हरिश्चंद्र के पिता बाबू गोपाल चंद्र ने एक ये नहुष, ठीक है, नहुष जो है, नहुष नाटक लिखा और उसको रंगमंच पर प्रस्तुत किया। ठीक है,
तो यहाँ पे 1859 में भरतेंदु के पिता बाबू गोपाल चंद्र ने नहुष नाम का एक नाटक लिखा, जिसको लिखा भी गया और उसके बाद उसे स्टेज पर प्रस्तुत भी किया गया। वहीं दूसरी तरफ बात करें हम, तो पारसी नाटक कंपनियां अपने नाटकों को बड़े धूम धड़ाके से प्रस्तुत कर रही थी। ठीक है, उस समय भारत के अंदर पारसी नाटक कंपनी थी, ठीक है, ईसाई धर्म की नाटक कंपनी थी, अलग अलग नाटक कंपनियां चल रही थी। ठीक है, और वो अपने नाटक के विकास में लगी हुई थी। वहीं ठीक है, तो वहीं पे दूसरी तरफ जो पारसी नाटक कंपनी है उसने अपना जो नाटक है उसे धूम धड़ाके से प्रस्तुत किया। इन चीज़ों से बाबू गोपाल चंद्र ने अधिक से अधिक नाटक लिखे, जिससे जनता नाटकों को प्रोत्साहित करे। ठीक है, इसके बाद बाबू मतलब जो हरीश चंद्र के पिता थे, उन्होंने सोचा कि अब हमें और ज़्यादा से ज़्यादा नाटक लिखने चाहिए, जिससे कि जो जनता है वो नाटक से प्रेरित हो और नाटक का जो है उसका विकास करने में हमारी मदद करे। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें दोस्तों, तो इसके बाद बताया गया है कि हिंदी नाटक कला के विकास को 4 कालों में बांटा गया है। ठीक है, हिंदी नाटक का जो विकास है, अगर हम उसकी स्टडी करें तो हम उसे 4 भागों में बांटेंगे। ठीक है, जो कि युग के नाम से कहलाते हैं। तो जो कि है, पहला है भरतेंदु युग नाटक, जो कि 1850 से 1900 तक चला। ठीक है, द्विवेदी युग नाटक, जो कि 1901 से 1920 तक चला। प्रसाद युगीन नाटक 1921 से 36, और प्रसादो उत्तर युगीन नाटक। ठीक है, जो प्रसाद है उनके उत्तर, उनके बाद का जो नाटक का युग है वो 1937 से लेके वर्तमान तक, जो कि अब तक चला आ रहा है। ठीक है, तो इन 4 में हम जो नाटक का युग है उसे बांटते हैं। उसके बाद देखें तो भरतेंदु युग नाटक 1850 से 1900 ईस्वी तक चला। अब इसके बारे में क्या बताया गया कि हिंदी में नाटक साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन हिंदू भरतेंदु युग से हुआ है। ठीक है, अगर हम देखें कि हिंदी नाटक का जो विकास है या फिर जो आरंभ हुआ है वो कहाँ से हुआ है, तो वो भरतेंदु युग से हुआ है। भरतेंदु समाज की सभी बुरी दशाओं को जानते थे। वह साहित्य के माध्यम से समाज को जागरूक करना चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि वो साहित्य के माध्यम से समाज को जागरूक करना चाहते थे। वो ये सब जानते थे कि समाज में क्या कैसा हिस्सा है कि ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हैं समाज में कुछ कुरीतियाँ होती हैं, समाज में कुछ आडंबर होते हैं। ठीक है, जो धर्म के नाम पे लोग बाकी लोगों को परेशान करते हैं या फिर उन्हें लूटते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से जो भरतेंदु थे वो जागरूक थे। उसके बाद आता है जागरूकता फैलाने का नाटक एक सबसे महत्वपूर्ण और लाभकारी रास्ता था। ठीक है, नाटक जो था वो जागरूकता फैलाने के लिए सबसे लाभकारी रास्ता था। उसके बाद आता है कि भरतेंदु ने कुल मिलाकर 17 नाटकों की रचना की। ठीक है, जो कि निम्नलिखित है। अब जो 17 नाटक है वो मैंने लिखे नहीं है, बिकॉज वो नाटक काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, तो उसको एक एक को बताने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। नाटक के कुछ नाटक थे। ठीक है, तो ये जो नाटक हैं ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। जब आप मेरी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, पीडीएफ में ये प्रॉपरली अवेलेबल है। ये सिर्फ स्टडी पीडीएफ एक तरह से है। ठीक है, आपके लिए। तो चलते आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है भरतेंदु की मौलिक कृतियों में हिंसा के बारे में तथा समाज की कुरीतियों के बारे में व्याख्या की गई। ठीक है, जो भरतेंदु ने मौलिक नाटक लिखे, ठीक है, जो नाटक लिखे, अगर नाटक को हम देखें और उसको समझने की कोशिश करें कि इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया हिंसा के बारे में बताया गया, हिंसा के बारे में बताया गया, हिंसा के बारे में और उसको ना करने के बारे में बताया गया है। उसके बाद समाज की कुरीतियाँ होती हैं। ठीक है, समाज की कुरीतियों के बारे में व्याख्या की गई है, तथा धार्मिक रूढ़ियाँ और धार्मिक विडंबनाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में व्याख्या करके वहाँ पे एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि दर्शाने की कोशिश की गई है, जनता को ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि आप समाज में उन चीज़ों से दूर रहें जो आपका लाभ उठा रही हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि भरतेंदु ने भारत जननी और भारत दुर्दशा ने भारत की तत्कालीन स्थिति की व्याख्या की है, जिसमें भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय और ख़राब है। ठीक है, तो भरतेंदु ने 2 प्रकार के नाटक लिखे हैं, भारत जननी और दूसरा भारत दुर्दशा, जिसमें उन्होंने क्या बताया कि भारत की तत्कालीन मतलब उस समय की जो दशा है उसके बारे में बताया। और अगर हम दशा की बात करें तो दशा बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, दयनीय दशा है, लोगों को तरस आता है उस दशा को देख के। भारत पे इस प्रकार की उस टाइम की दशा है। ठीक है, लोगों को इतना ज़्यादा लूटा जा रहा है, उनके ऊपर इतनी हिंसा हो रही है, उन्हें इतना दबाया जा रहा है, ये सब। फिर आता है कि भरतेंदु ने संघर्ष की पृष्ठभूमि पर नौकरशाही
की अच्छी आलोचना करते हुए अंधेरी नगरी लिखा। अंधेरी नगरी चौपट राजा को फांसी दिलाकर नाटककार का मानना कमान करता है कि अयोग्य राजा की तरह नौकरशाही भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो भरतेंदु ने नौकरशाही को देखते हुए एक नाटक लिखा जिसका नाम था अंधेरी नगरी और चौपट राजा। ठीक है, अंधेरी नगरी चौपट राजा नाटक का नाम था, जिसके अंदर जो लिखा गया वो ये दिखाता है कि अगर हम राजा को फांसी दे देते हैं, ठीक है, राजा लेखककार का मानना था कि अगर राजा को फांसी दे दी जाती है तो नौकरशाही जो व्यवस्था है वो भी राजा के साथ समाप्त हो जाएगी, इस प्रकार का मानना था। उसके बाद आता है भरतेंदु ने अंग्रेजी, बंगला तथा संस्कृत में लिखे संस्कृत के हिंदी नाटकों में हिंदी अनुवाद करके इसके कुछ उदाहरण हैं रत्नावली नाटक। ठीक है, तो अब यहाँ पे भरतेंदु के कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि भरतेंदु ने अंग्रेजी, बंगला लैंग्वेज और उसके बाद संस्कृत लैंग्वेज में जो नाटक लिखे गए हैं उन्हें हिंदी में अनुवाद करके प्रस्तुत किया, जिसका जो कुछ उदाहरण है वो है रत्नावली नाटिका। उसके बाद आता है प्रखंड विखंडन, प्रबोधित, चंद्रोदय, धनंजय, विजय कपूर, मंजरी। ठीक है, ये अलग अलग नाटक है, जैसे प्रखंड विखंडन, यहाँ पे कॉमन गाना रह गया है। ठीक है, प्रबोध, चंद्रोदय, धनंजय, ये विजय कपूर, मंजरी, मुद्रा राक्षस तथा दुर्लभ बंधु आदि अंग्रेजी, ठीक है, नाटक हैं जिनका हिंदी में लिखा गया है। उसके बाद आता है अंग्रेजी से किए गए अनुवाद में भरतेंदु ने भारतीय वातावरण एवं पात्रों का समावेश किया तथा नाटक को कुछ बेहतर बनाने की प्रयास किया है। ठीक है, अब यहाँ पर बताया कि भरतेंदु ने अंग्रेजी भाषा से भी कुछ नाटक को उठाया जिनको हिंदी में ट्रांसलेट कराया है, लिखा है। ठीक है, तो वो नाटक को और भी ज़्यादा मनोरंजक बनाने की कोशिश की गई है और हिंदी भाषा के हिसाब से उसे दर्शाया गया है। उसमें हिंदी भाषा का आपको वातावरण देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है कि भरतेंदु ने सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर अनेक पौराणिक, ऐतिहासिक और मौलिक नाटकों की विवेचना की है, उनकी विवेचना भी की है। साथ में अभी तो उन्होंने रंगमंच पर खेलकर भी जनता को प्रस्तुत किया है। ठीक है, उन्होंने नाटक लिखे तो हैं पर साथ में उन्होंने क्या करा है, रंगमंच पर उन नाटकों को खेला भी है और जनता को दर्शाया भी है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें बताया गया है कि भरतेंदु की लेखन शैली सरलता, रोचकता एवं शोभ वित्त के गुणों से परिपूर्ण थी। ठीक है, इसका मतलब है कि भरतेंदु ने जो भी नाटक लिखे हैं उनमें सरल भाषा का यूज़ किया है। ठीक है, भाषा जो है वो रोचक है और शोभा वित्त के गुणों का से परिपूर्ण है, वो भाषा पूरी तरह से परिपूर्ण है। उसके बाद आता है कि इस युग में लिखे गए मुख्य नाटकों की धाराएं। ठीक है, इस युग में जो नाटक लिखे गए हैं उनको अगर हम ऊपर ऊपर से चेक करें तो वो नाटक हैं पौराणिक नाटक, नाटक धारा। ठीक है, इसकी 3 उपधाराएं हैं, रामचरित, कृष्णचरित, उसके बाद अन्य पौराणिक धाराएं। ठीक है, तो और फिर बाकी जो चीज़ें हम देखते हैं, आता है कि ऐतिहासिक धारा। अगर हम ऐतिहासिक धारा की बात करें तो इस धारा में ऐतिहासिक नाटकों को प्रस्तुत किया गया है। ऐतिहासिक नाटक धारा जैसे कि नील देवी से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, तो ऐतिहासिक धारा के अंदर उन नाटकों को प्रस्तुत किया गया है जो इतिहास को हमारे दर्शाते हैं। ठीक है, इतिहास को दर्शाने का मतलब कि दिखाते हैं कि इतिहास में किस प्रकार है, जैसे महाभारत से रिलेटेड कोई नाटक हो गया या फिर कृष्ण भगवान से रिलेटेड कोई नाटक हो गया, रामचरित से मतलब रामायण से रिलेटेड कोई नाटक हो गया। इस प्रकार के नाटकों को ऐतिहासिक धारा में दर्शाने की कोशिश की गई है। उसके बाद आता है समस्या प्रधान धारा। इसके अंदर बताया गया जो समाज के अंदर जो समस्याएं हैं, ऐसी कुछ समस्याएं जो कि समाज में बहुत ही ज़्यादा विकसित हो चुकी हैं, उनके बारे में बताया गया। इस धारा में भरतेंदु ने समाज से जुड़े समस्याओं को प्रस्तुत किया है तथा नारी समस्या को जिस ढंग से उठाया था, भरतेंदु ने इस धारा में और भी कई प्रकार के समाज की कुरीतियों को उठाया है, जैसे बाल विवाह निषेध, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा का समर्थन। ठीक है, तो अब भरतेंदु ने समस्या
प्रधान धारा में समाज की जो समस्याएं हैं उनको दर्शाया है। साथ में उन्होंने महिलाओं से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उन्हें काफ़ी हद तक उठाने की कोशिश की है, जैसे कि बाल विवाह हो गया, विधवा विवाह हो गया। स्त्री के शिक्षा का वो क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। साथ में नारी शिक्षा के साथ समर्थन करते हैं और साथ में कई प्रकार की समाज की कुरीतियों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे देखें तो प्रेम प्रधान धारा। अब प्रेम प्रधान धारा में ये बताया गया है कि प्रेम से जुड़े, ठीक है, रोमांटिक जो हमारे नाटक होते हैं उनको दर्शाने की कोशिश की गई है। इस धारा में प्रेम प्रधान नाटकों को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, यहाँ पे था है। इन नाटकों की विशेष वस्तु तथा सभी प्रकार रोमांटिक हैं। ठीक है, इन नाटकों में जो भी चीज़ें यूज़ की गई हैं वो एक प्रकार से विशेष हैं, साथ में इन्हें रोमांटिक नाटक भी कहा जाता है। उसके बाद आता है शास्त्रीय दृष्टि से भरतेंदुकालीन नाटक संस्कृति नाटक शास्त्र मर्यादा की रक्षा करते हुए देखा गया। ठीक है, अगर हम शास्त्रीय दृष्टि से भरतेंदु नाटक को देखने की कोशिश करें तो इसमें हम ये देखेंगे कि भरतेंदु ने क्या करा है। भरतेंदु ने हिंदी संस्कृति की जो नाटक है उसकी मर्यादा की रक्षा करने की कोशिश की है। संस्कृति नाटक शास्त्र की मर्यादा की क्या करी है, रक्षा करी है। अब इसके बाद आता है इस युग में संस्कृत, बांग्ला तथा अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध नाटकों को हिंदी में अनुवाद करके लिखा गया तथा मंच पर प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो इस जो युग है इस युग में क्या करा गया, अलग अलग लैंग्वेजेस के नाटक को हिंदी में तब्दील किया गया, साथ में उन्हें शो जो स्टेज है उस पर शो भी किया गया, मंच पर प्रस्तुत किया गया। उसके बाद हमारा जो दूसरा युग स्टार्ट होता है, ठीक है, वो होता है हमारा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग भरतेंदु युग के बाद का युग है। अभी जो हमने पढ़ा वो भरतेंदु युग के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है द्विवेदी युग के बाद भरतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग का आरंभ होता है। हिंदी नाटक में ऐतिहासिक विकास क्रम महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान भरतेंदु में इतना नगण्य है कि नाटक क्षेत्र में भरतेंदु युग को अलग ही क्षेत्र देना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि भरतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग का आरंभ होता है। उसके बाद अगर हम देखें कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उनका योगदान भरतेंदु युग में इतना ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, उन्होंने भरतेंदु युग में इतने ज़्यादा योगदान दे चुके हैं कि हमने, ठीक है, या फिर जो भी बड़े बड़े नाटककार हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने भरतेंदु को एक अपना ही युग प्रदान किया है। ठीक है, उन्होंने भरतेंदु को अपना ही एक युग दे दिया। क्योंकि उनके जो रचनाएं थी वो काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा विकसित थी, इसीलिए उन्हें अपना एक युग प्राप्त हुआ। उसके बाद आता है अपने युग की समस्याओं को नाटक रूप प्रदान करने का जो अदम्य साहस भरतेंदु युग के लेखकों में दिखाई पड़ता है उसको दर्शाना द्विवेदी युग में नहीं होता। ठीक है, अब जो भरतेंदु युग के बारे में बात करें तो भरतेंदु में आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया जिसमें कि उन्होंने समाज की जो कुरीतियाँ हैं, ठीक है, समाज की जो दुर्दशा है उसको दर्शाने की कोशिश की गई है। बट वहीं अगर हम द्विवेदी युग की बात करें तो ये द्विवेदी युग में नहीं होता। ठीक है, द्विवेदी युग में ये वाली जो चीज़ है वो नहीं होती। उसके बाद आता है कि मौलिक नाटक में साहित्य की दो धाराएँ हैं। अगर मौलिक नाटक में साहित्य की दो धाराएँ हैं, पहला है साहित्यिक नाटक, दूसरा है रंगमंच प्रधान नाटक। ये दो धाराओं में बांटा गया है। उसके बाद आता है कि साहित्यिक नाटक के विकास के लिए कुछ भारत में साहित्य नाटक के विकास के साथ साथ भारत के कई नाटक मंडलियों का निर्माण भी हुआ। नाटक मंडली दिए गए निम्नलिखित है। ठीक है, तो जो कई नाटक जब साहित्य का विकास हो रहा था तो उस समय कई सारी छोटी छोटी नाटक मंडलियों का निर्माण हुआ। ठीक है, और उनका विकास भी हुआ। तो वो नाटक मंडली क्या है, पहली है प्रयाग की हिंदी नाटक मंडली, दूसरी है कोलकाता की नगरी नाटक मंडली, फिर आती है मुजफ्फरनगर की नवयुवक समिति। इनमें हिंदी नाट्य समिति सबसे अधिक पुरानी है तथा सन 1893 में रामलीला नाटक मंडली के रूप में स्थापित हुई। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पुरानी नाटक कंपनी है या नाटक मंडली है वो है हिंदी नाट्य समिति, जो कि 1893 में उसको एक रामलीला के रूप में स्थापित किया गया था। इसके बाद आता है कि अध्ययन की सुविधा के लिए आलोच्य युग के नाटक निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किए गए हैं। ठीक है, अगर हम अध्ययन करना चाहें तो जो नाटक है उन्हें इस प्रकार से बांटा गया है: पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक,
उपदानों पर रचित नाटक, रोमांचकारी नाटक, प्रहसन नाटक, अनुदित नाटक। ठीक है, नाटकों को इन श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहला जो है वो आता है पौराणिक नाटक। पौराणिक नाटक को 3 वर्गों में देखा जा सकता है: कृष्ण गणित नाटक, रामचरित नाटक तथा अन्य पौराणिक पात्र घटनाओं संबंधी नाटक। ठीक है, पौराणिक नाटक मतलब कि पुराने समय में जो कि हमारे पुराण है अवेलेबल है उनके ऊपर नाटक। उसके बाद उसमें देखें तो हम उसे भी 3 चीज़ों में बांटते हैं: कृष्ण के ऊपर, राम जी के ऊपर, उसके बाद आता है पौराणिक पात्र के ऊपर। ठीक है, मतलब और भी जो अन्य भगवान है या फिर अन्य चीज़ें हैं। कृष्ण चरित संबंधी नाटकों में राधाचरण गोस्वामी कृति, श्रीदान ब्रिजनंदन सहाय कृत, उद्भव कृत के द्वारा लिखा गया उद्भव, नारायण मिश्रा की कृति कंसवध। ठीक है, तो इस प्रकार के जो लिखी गई हैं वो। उसके बाद आता है शिवनंदन सहाय। तो ऐसी कई सारी जो हम कह सकते हैं एक प्रकार से रचनाएं हैं उनके राइटर्स के द्वारा लिखी गई हैं। अब ये जो रचनाएं हैं इन्हें लिखा ही नहीं गया, इन्हें मंच पर प्रस्तुत करने की भी कोशिश की गई है। उसके बाद आता है कृष्णचरित के बाद आता है रामचरित संबंधी नाटकों में रामायण, मिश्राकृति, जनक बड़ा, गिरधरलाल कृति का रामवन यात्रा और गंगा प्रसाद कृति राम भिषोक, नारायण सहाय कृति रामलीला और राम गुलाम लाल द्वारा लिखी गई धनुष्यज्ञ लीला उल्लेखनीय है। ठीक है, तो इस प्रकार की काफ़ी सारी जो लिखी गई हैं एक प्रकार से नाटकों को लिखा गया और उन्हें प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अन्य पौराणिक में जो हम देखें तो कौन कौन सी हमारे पास आती हैं पौराणिक घटनाओं में संबंधी नाटकों में: महावीर सिंह का नल दैतनीय, सुदर्शनचार्य का अनर्थ, नलचरित बाके बिहारी लाल का सावित्री नाटक, बालकृष्ण भट्ट का बेड़ेश्वर। ठीक है, तो इस प्रकार के जो नाटक हैं इन सबको लिखा गया है। तो आप इनके नाम याद कर लीजिए, बिकॉज ये नाटक आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आता है समाज। तो राजनीतिक समस्या परक, द्विवेदी युग ने भरतेंद्र युग की सामाजिक राजनीतिक समस्या पारक नाटकों की प्रवृत्ति का अनुसरण भी होता है। ठीक है, द्विवेदी के युग में जो नाटक है वो राजनीतिक सामाजिक समस्याओं का भी अनुसरण करते हैं। इस धारा के नाटकों में जो नाटक आते हैं, ठीक है, मतलब जो इस धारा के नाटक में जो नाटक आते हैं वो है प्रताप नारायण मिश्रा की कृति भारत दर्शन, भगवती प्रसाद की कृति वृद्ध विवाह, जीवनानंद शर्मा की कृति भारत विजय। यह नाटक समाज में सुधार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तथा नैतिकतावादी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये जो नाटक मैंने आपको ऊपर बताए 3 प्रकार के, ये हमारे आते हैं ऐतिहासिक के अंदर। ठीक है, पौराणिक के अंदर आते हैं 3: रामचरित, कृष्णचरित, उसके बाद आता है अन्य पौराणिक। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है समाज से रिलेटेड नाटक भरतेंदु युग के अंतर्गत। अभी इस युग में मनोरंजनकारी नाटक, धार्मिक नाटक तथा प्रेम योग बड़ी तेज़ी से विकास हुआ। ठीक है, तो इस युग में मनोरंजन के नाटकों को विकास बड़ी तेज़ी से हुआ है। ठीक है, साथ में जो उनका मनोरंजन रोमांटिक नाटक जो है इनका विकास काफ़ी हद तक हुआ है। उसके बाद आता है इस काल में ओरिजिनल थिएटर कंपनी, मतलब जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कंपनी है उनके बारे में बताया गया है। उन कंपनियों के बारे में आप पढ़ लीजिए ज़रा: विक्टोरिया थिएटर कंपनी, अल्फ्रेड थिएटर कंपनी, शेक्सपियर थिएटर कंपनी, जुबली कंपनी आदि। इन कई कंपनियां गुलाबा का वाली, कनकतर, इंदौर सभा, दिलफरोश, मुलफरोश, यहूदी की लड़की जैसी रोमांचकारी नाटक खेलती है। ठीक है, तो ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो नाटक खेलती हैं, तो उनके नाम ऊपर दिए गए। उसके बाद आता है कि कुछ थोड़े उत्तरवादी परंपरा के लोगों का ध्यान कृति नाटक की ओर गया। ठीक है, तो कुछ लोग जो हैं जो उत्तरवादी विचारधारा पर विश्वास करते थे, ठीक है, उनका ध्यान नाटक की तरफ गया। उसके बाद आता है कि परंतु अधिकांश का अध्ययन बंगला तथा पश्चिमाय नाटक को की ओर अधिक जाता है। ठीक है, तो उनका कुछ का ध्यान गया जो
संस्कृत भाषा की और बाकी सबका बांग्ला भाषा की तरफ या फिर अन्य भाषा की ओर जाता है। इस युग में कई अलग अलग भाषाओं के नाटकों का हिंदी अनुवाद किया गया है तथा वह जनता के बीच बहुत ही लोकप्रिय थे। उसके बाद आता है इस युग में जो भी कई ऐसे नाटक हैं जिनका इंग्लिश से लेकर हिंदी में अनुवाद किया गया है, साथ में बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया गया, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया गया। उसके बाद आता है कि फ्रांस के प्रसिद्ध नाटककार ओलिवर के नाटकों को लीला प्रसाद पांडे और गंगा प्रसाद श्रीवास्तव ने अंग्रेजी के माध्यम से अनुदित किया। ठीक है, तो जो नाटक है ओलिवर, उसको अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया गया। बांग्ला के नाटकों का मंगला के नाटकों का अनुवाद प्रस्तुत करने में गोपाल राम गहमरी स्मरणीय है। ठीक है, बंगाल के जो नाटक हैं उन्हें हिंदी में अनुवाद करने में हमारे यहाँ जो नामी राइटर है वो है गोपाल राम गहमरी। उन्होंने बनावरी, ब्रह्मवाहन, देश तथा विद्युनीति, चित्रांगद आदि नाटकों का अनुवाद किया है। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाटकों का अनुवाद किया। उसके बाद आता है द्विवेदी युग में हिंदी रंगमंच विशेष सक्रिय नहीं रहा। इस युग में बद्रीनाथ भट्ट ही अपवाद स्वरूप एक जैसे नाटककार थे। ठीक है, तो द्विवेदी युग में रंगमंच जो विशेष है वो सक्रिय नहीं रहा था। विशेष सक्रिय नहीं रहा मतलब मतलब प्रस्तुति जो है, नाटकों की जो प्रस्तुति है वो ज़्यादा सक्रिय नहीं थी। नाटक लिखे जा रहे थे बट उन्हें प्रस्तुत करने में थोड़ी ढील हो रही थी। ठीक है, जिन्होंने हिंदी नाटकीय की क्षमता का परिचय दिया, किंतु इनके नाटक पर भी पारसी कंपनियों का प्रभाव अछूत नहीं रहा। अब यहाँ पे आता है हमारा जो प्रसाद का युग स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से जो स्टार्ट होता है ये प्रसाद का युग होता है कि जिन्होंने नाटक की क्षमता का परिचय दिया, किंतु इनके नाटक का भी पारसी कंपनियों से प्रभाव नहीं रहा। अब जिन्होंने नाटक का जो एक प्रकार से हमें परिचय दिया वो थे प्रसाद के युग में प्रसाद की आरंभिक नाट्य कृति सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्रेक्षित, करुणालय तथा राजश्री द्विवेदी युग की सीमा के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये जो ऊपर बताई गई हैं ये जितनी भी कृतियाँ ये आती तो द्विवेदी युग के अंतर्गत है, पर इन्हें एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रसाद के युग में डाल दिया गया है। इनका कथांक साधारण होते हुए भी देश की तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति अभिव्यक्त से उत्प्रेरित है। ठीक है, इनका जो कथांक है वो साधारण है, मतलब इनका जो बताने का तरीका है नाटक में वो साधारण है, बट फिर भी इन्होंने कुछ इस तरह बताया है अपनी चीज़ों को कि वो उस समय की धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं को पूरी तरह से दर्शाते हैं। यद्यपि प्रसाद के अधिकांश नाटक ऐतिहासिक ही हैं। ठीक है, प्रसाद द्वारा लिखे गए जो भी नाटक है वो ऐतिहासिक ही हैं। उसके बाद आता है प्रसाद युग के बाद का युग, प्रसादोत्तर युग। नाटक की मूल धारा भी राष्ट्रीय और संस्कृति आदर्श चेतना से संबंधित थी। ठीक है, प्रसाद के युग के बाद जो युग आता है वो आता है जिसमें यह बताया गया है कि वह किसके ऊपर बेस्ड है। मूल धारा जो थी प्रसाद के युग के बाद की जो मूल धारा थी वो राष्ट्रीय और संस्कृति की चेतना और आदर्शों पर आधारित थी। उसके बाद लक्ष्मी नारायण मिश्रा ने अपने नाटक का लेखन प्रसाद युग में भी प्रारंभ किया। ठीक है, लक्ष्मी नारायण ने अपना जो नाटक का लेखन है वो कहाँ स्टार्ट किया? प्रसाद युग में। उनके अशोक, सन्यासी, मुक्त का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर, होली, आधी रात आदि नाटक इसी काल में लिखे गए। ठीक है, इसी काल में काफ़ी सारे नाटकों का निर्माण हुआ है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। इस वीडियो में मैंने जितने हो सके उतने नोट्स कवर करने की कोशिश की है, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा नोट्स रह गए हैं। तो बाकी मैं आपको, अगर मेरे को लगेगा कि कुछ छूट गया तो मैं वो आपको बाद में बता दूंगा सेपरेट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जहाँ पे कि उनके भी जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो सकें। और मैं मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है प्लीज़ उसे ज्वाइन करें। हम वहाँ पे नोट्स की PDF सेंड करता रहता हूँ, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी नोट्स से रिलेटेड। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।